फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती है और जब मैं सुबह बात कर रहा था आप लोगों से तो मेरे दो विद्यार्थियों ने, एक ने फेसबुक पर भी लिखा, एक ने मैसेज करके मुझे कहा कि सर आप रविंद्रनाथ टैगोर पर कुछ बोलें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। अब मेरी मुश्किल क्या है कि मेरे पास कोई किताब नहीं है अभी। बिना किताब के बात करना थोड़ा सा असुविधाजनक तो है, वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर पे। किताबें सब दिल्ली, मैं मथुरा, और मेरे पास में ले दे के एक ही मेरी शक्ति है, वो मेरा मोबाइल, और कोई शक्ति नहीं मेरे पास। फिर भी जो चीजें मुझे लगी कि इन्हें शेयर किया जाना चाहिए और रविन्द्रनाथ टैगोर के बहाने बात की जानी चाहिए, मैं दो एक चीजें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और ये दिन हम जो है फेसबुक पर मैं बहुत लिखता रहा हूं रविन्द्रनाथ टैगोर के जन्मदिन पर, और सुबह भी लिखा है और अभी शाम को भी हम लिखेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं लिखेंगे। फिर भी रविन्द्रनाथ टैगोर की हमारे लिए क्या महत्ता है और खासतौर पर आज के संदर्भ में क्या महत्ता है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे लिए। कई चीजें हैं जिनको कि हम रविन्द्रनाथ टैगोर के जरिए सीख सकते हैं। पहली एक चीज तो हम अपने लिए थोड़ा सा अपने अंदर विचार करें, और खासतौर पर जो हिंदी पढ़ते पढ़ाते हैं वो लोग विचार करें। एक जमाने में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने एक पुस्तक लिखी थी, रविंद्र कविता कानन, आलोचना की पुस्तक थी। मोस्ट प्रॉब्ली 1927 में वो लिखी थी और 1929 में वो पुस्तक पब्लिश हुई। जिस दौरान वो पुस्तक लिखी, पुस्तक लिखने के बाद में वो अचानक उनको काम मिला तो वो कलकत्ता चले गए और वो पुस्तक में वो नहीं लिख पाए और वो पुस्तक रह गई। बाद में वो पुस्तक जब एक प्रकाशक के हाथ लगी तो वो छपी। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि हिंदी में किसी भी लेखक ने, वो पहली पुस्तक है रविंद्र कविता कानन, पहली पुस्तक है जो कि रविन्द्रनाथ की कविताओं पर मुकम्मल तरीके से विचार करती है। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। मजेदार बात यह है कि छायावाद के संदर्भ में बहुत डिबेट हुई है। रामदास शर्मा ने भी लिखा है, नामवर सिंह ने भी लिखा है, छायावाद पर मुक्तिबोध ने भी लिखा है। सब लोग जानते थे, सब लोग मानते थे कि छायावाद के ऊपर रविन्द्रनाथ की कविताओं का बहुत गहरा असर है। मेरे लिए अभी भी प्रश्न अनुत्तरित है कि रविंद्र कविता कानन नामक जो पुस्तक निराला ने लिखी, उस पुस्तक को आलोचना के केंद्र में क्यों नहीं ला पाए हम लोग। क्या ऐसा मतलब फेल्योर था जिसकी वजह से वो पुस्तक नहीं आई। मैंने जब ये सुबह में आपके वॉल पर मैंने अब ये जो लिखा कि मैं आज शाम को बात करूंगा, उसके बाद मेरे दिमाग में इस प्रश्न अचानक उठा कि रविंद्र कविता कानन पर तो कभी हमारे यहां बहस नहीं हुई। रविंद्र कविता कानन पुस्तक का काव्य आलोचना की दृष्टि से मूल्य तो है, बहुत महत्वपूर्ण मूल्य है उसका। उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं अपने, जैसे कि क्योंकि निराला तो बुनियादी तौर पर कवि हृदय और आलोचक तो नहीं थे वो, तो उन्होंने कवि की दृष्टि से बहुत ही विस्तृत ढंग से एक मुकम्मल किताब लिखी, और वो किताब लिखी कविता की आलोचना की।
उस किताब की जो सबसे मतलब कविता के अलावा, कविता के, रविंद्रनाथ की कविता के अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगी, जिसको कि मैं शेयर करना चाहता हूं, मुझे अभी मैं उस कविता की किताब की आलोचना जो लिखी गई है उसके संदर्भ में नहीं जा सकता, क्योंकि मैं उसके डिटेल्स में जाके आपको बोर नहीं करना चाहता, क्योंकि वो, और दूसरा उसके बहुत सारे और डिटेल्स भी मेरे पास नहीं है अभी। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो कि इस पूरे डिस्कोर्स को सामने रखने के लिए बहुत जरूरी है, जिसको कि निराला ने पकड़ा है। रविन्द्रनाथ टैगोर के जो पूर्वज थे वे पूर्वज कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इसका बाकायदा प्रमाण के साथ में, डिटेल्स के साथ में निराला ने अपनी उस पुस्तक में जिक्र किया है। वे पिराली ब्राह्मण जो समुदाय होता था उसका हिस्सा थे। बंगाल में जो, बंगाली जाति में जो प्रचलित ब्राह्मण समाज है उसका वे अंग नहीं थे, बल्कि बंगाल के जो प्रचलित ब्राह्मण थे वो तो उन्हें बहिष्कृत करके देखते थे, उनका बहिष्कार किया हुआ था, वो उसका अंग नहीं मानते थे उन्हें। एक जमाने में बंगाल के राजाओं ने रविन्द्रनाथ के जो पूर्वज थे भट्टनायक, उनका नाम था भट्ट नारायण, सॉरी, भट्ट नारायण को बुलाकर बंगाल में बसाया, जगह दी, जमींदारी दी, और वे कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। निराला ने पहली बार इस पक्ष का उद्घाटन किया। मैं नहीं जानता बंगला की आलोचना में यह चीज है कि नहीं है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन निराला की रविंद्र कविता कानन पुस्तक में यह चीज है कि टैगोर के जो पूर्वज थे भट्ट नारायण, वो भट्ट नारायण के वंशज हैं। और भट्ट नारायण जो है वो संस्कृत में एक नाटक है बैणी संहार, उस बैणी संहार नाटक के रचयिता भी वो थे। चूंकि टैगोर के पूर्वज बंगाल के बाहर से आए हुए ब्राह्मण थे और कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे, इसलिए बंगाल के ब्राह्मणों में वे बहिष्कृत भी थे। तो निराला ने एक बात लिखी है कि बहिष्कृत होने के कारण उनके अंदर एक जो रिवेल भाव था, उनके पूर्वजों के अंदर रिवेल भाव था, वो एक स्वाभाविक प्रवृत्ति के तौर पर विकसित हुआ था, और यह चीज टैगोर को विरासत में मिली थी। अगर टैगोर की वंश परंपरा, मुझे जहां तक याद है कि रविन्द्र कविता कानन में बाकायदा जो संकल्प बोला जाता था उस जमाने में श्राद्ध के समय टैगोर के परिवार में, उस संकल्प की पंक्तियों का भी उन्होंने उद्धरण दिया है। तो मैं जो चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं यह कि एक यह समस्या अभी भी है कि हिंदी की आलोचना ने रविंद्र कविता कानन की आलोचना को केंद्र में, अनेक चीजें हैं उसमें। एक और चीज है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे निराला का दृष्टिकोण क्यों ज्यादा सही लगता है, मतलब तमाम वीकनेस के बावजूद, मतलब वीकनेस का मतलब यह है कि जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता को स्वाधीनता आंदोलन से वो जोड़कर नहीं देख पाते, ये वीकनेस है उनकी। लेकिन जो कविता में भाव रहे हैं, जो दृष्टिकोण रहा है, उसको का जिस तरह से एक जमाने में निराला ने 1927 में मूल्यांकन किया था, वो मूल्यांकन कमोबेश सही था। ये मेरी अपनी स्मृति, अभी भी जहां तक मैंने निराला को पढ़ा है, मेरी स्मृति कहती है कि वो एकदम सही था। मैं चूंकि कविता की पर मेरा उतना मतलब इंटरेस्ट नहीं रहा है, मैंने नहीं लिखा है कभी उस पर, लेकिन मैं पढ़ा है इसे कि उसमें उन्होंने दो एक चीजें और की जो मुझे याद है अच्छी तरह से कि निराला ने
तुलसी के साथ में रविन्द्रनाथ का मूल्यांकन किया, निराला ने शैली के साथ में रविन्द्रनाथ का मूल्यांकन किया, और यह मूल्यांकन करते हुए उन्होंने 3-4 निबंध भी लिखे। मेरे दिमाग में एक दूसरा प्रश्न पैदा हुआ जिसे मैं शेयर कर रहा हूं आपसे। ये जो तुलसीदास, रविन्द्रनाथ टैगोर और शैली, ये 3 कवियों के बीच में कॉमन चीज क्या है? इन तीनों लेखकों की, कवियों की जो केंद्रीय विशेषता यह है कि ये स्वभाव से ग्लोबल कवि हैं। हिंदुस्तान का एक ही कवि, जैसे मैं पहले भी बातचीत में रख चुका हूं, एक ही कवि है जो कि पूरी दुनिया में जाना जाता है, वो है तुलसीदास। आप वेस्ट इंडीज के देशों में जाइए, वहां पर भारतीय मूल के लोगों में रामचरितमानस और तुलसीदास मिलेंगे। आप और दूसरे देशों में जाइए जहां भारतीय मूल के लोग हैं, अफ्रीका के लोग हों या मॉरिशस हो, सूरीनाम हो या और दूसरी जगह हो, पूरी दुनिया में अगर कोई एक कवि सबसे ज्यादा जनप्रिय बना, कौन ले गए उसे? उसे गुलाम लोग ले गए। तुलसीदास किनका प्रिय कवि था? गुलामों का प्रिय कवि था। आज भी तुलसीदास की रामायण का वहां भारतीय मूल के लोगों में रामचरितमानस का बड़ा सुंदर ढंग से आस्वाद लिया जाता है, पाठ किया जाता है। उसी तरह रोमांटिसिज्म के कवियों में जिस कवि ने सबसे ज्यादा ग्लोबल ख्याति अर्जित की, वो था शैली। और तीसरा कवि जिसने ग्लोबल ख्याति अर्जित की, वो है रविन्द्रनाथ टैगोर। उर्दू के 2 कवि और हैं इसमें, एक है अल्लामा इकबाल और दूसरा फैज अहमद फैज। ये 5 कवि ऐसे हैं जो कि एकदम इस दुनिया के बाहर भी जाने जाते हैं, और इन 5 कवियों की एक कॉमन विशेषता है, और खासतौर पर इन 3 कवियों की मैं अंदर तो वो ये कूट कूट के भरी हुई है ये चीज। वो फैज में भी थी। ये कवि स्वभाव से सत्ता के विरोध में हैं, सत्ता को नहीं मानते। तुलसी ने अपने तरीके से राजसत्ता का एक तरह से प्रतिवाद किया और विरोध किया। उन्होंने राजा की प्रशंसा में लिखने से बेहतर राम की प्रशंसा में लिखना उचित समझा, और लड़ाई का तरीका था मध्यकाल का। ठीक यही चीज शैली के यहां मिलती है। शैली ने अपने ही, शैली जिस देश से थे वो देश साम्राज्यवादी देश था। शैली की कविताओं में, शैली के निबंधों में साम्राज्यवादी शोषण के खिलाफ, अपने देश की राजसत्ता के खिलाफ सबसे अधिक कविताएं मिलती हैं और निबंध मिलते हैं। मेरे पास में अभी किताब नहीं है, मैं आपको उदाहरण देकर बता सकता था। हिंदी में एक ही व्यक्ति है जिसने इस पर काम किया बहुत तरीके से, रामविलास शर्मा। और रामविलास शर्मा ने अपनी जो थीसिस थी उसमें उसका जिक्र किया है। उसके अलावा उन्होंने उसका एक अंश बाद में आस्था और सौंदर्य जो उनकी पुस्तक है उसमें वो अंश दिया हुआ है, लोग पढ़ सकते हैं। हमारे यहां तो अभी हालत यह है कि सरकार के खिलाफ बोले, सत्ता के खिलाफ बोले, सेना के खिलाफ बोले तो जेल में। आप कल्पना कीजिए कि अकबर के शासन में तुलसीदास किसके खिलाफ थे? अकबर की प्रशंसा नहीं की थी उन्होंने। हमारे आज के शासकों ने तो, मैं बार बार कहता रहा हूं, ये इन्होंने चुहिया भी नहीं मारी है। अकबर ने पूरा हिंदुस्तान जीता था।
लेकिन तुलसीदास ने अकबर की प्रशंसा में कविता लिखना जरूरी नहीं समझा। शैली ने अपने देश की सरकार और सत्ता और देश की सरकार के औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ में कविताएं लिखी, और जहां शोषण हो रहा था वहां शोषित जनता के पक्ष में कविताएं लिखी, उसमें भारत भी था। हम अंग्रेजों के गुलाम थे, हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था, और शैली अंग्रेजों की शासन में रहते थे। शैली ने किसके साथ अपनी एकजुटता प्रदर्शित की? ब्रिटिश सेनाओं के साथ अपनी एकजुटता प्रदर्शित नहीं की। तुलसीदास ने अपने राजा की सेना के साथ एकजुटता प्रदर्शित नहीं की, बल्कि जनता के साथ एकजुटता प्रदर्शित की, जनता के दुखों के साथ एकजुटता प्रदर्शित की। यहां तक कि उस जमाने में भारत से ले जाकर काबुल में लोग गुलाम बनाकर बेचे जाते थे, इसका उन्होंने विनय पत्रिका में जिक्र तक किया। तो मैं जो चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं यह कि तुलसी इस मामले में रिवेल है। ये जो हमारे जहां लोग एक परंपरा चल निकली है ना, तुलसी पर जूते उछालो, ये ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी तुलसी ने लिखा है, तुलसी ब्राह्मणवादी कवि है, तुलसी को मारो। ये जो लोग तुलसी पर रोज आए दिन जूतियां उछालते रहते हैं, वो जरा बस उतना ही लेखन जो तुलसी ने किया है उतना ही लेखन सरकार के खिलाफ करके दिखाएं। जो तुलसी पर लोग कलम तोड़ते हैं ना, ब्राह्मणवाद कहते हैं, ब्राह्मणवाद कह के, और रामचरितमानस को लोग कूड़े के ढेर पर फेंकते हैं, उनसे मेरी सिर्फ अपील है को खाली ये दिखाएं कि पिछले 6 साल में उन्होंने मोदी के खिलाफ में कितना लिखा है। तुलसी की ताकत कहां से देखेंगे आप? तुलसी की ताकत वहां से देखिए कि वो राज सत्ता के खिलाफ कैसे खड़ा हुआ है। शैली की ताकत वहां से देखिए कि वो जनता के साथ में, औपनिवेशिक जनता के साथ में खड़ा हुआ है, और औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ खड़ा हुआ है जो कि उसके देश के शासक हैं। और यही चीज तीसरे कवि जिसकी सबसे बड़ी ब्यूटी है वह है टैगोर। टैगोर ने अपने देश के शासकों का विरोध किया, जनता के साथ एकजुटता प्रदर्शित की, और यही चीज है इन तीनों को बार बार अपने मूल्यांकन के केंद्र में निराला लाते हैं, तुलनात्मक तौर पर लाते हैं। वो ये पॉलिटिकल फैक्टर की बात नहीं करते जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं आपसे, लेकिन वो ये चीज उनके दिमाग में है। आलोचक का काम तो यही है, जो अनुपलब्ध है उसे उपलब्ध कराए। जो उपलब्ध था वो तो निराला ने लिखा है अपने निबंधों में, जो छिपा है उसे हम शेयर कर रहे हैं आपसे। इसलिए जो लोग पूछते हैं ना आलोचना का काम क्या है, आलोचना का काम है अनुपलब्ध को उपलब्ध कराना। कपड़े उतारना आलोचना का काम नहीं है। तो तुलसीदास की, शैली की, रविन्द्रनाथ टैगोर की कॉमन विशेषता है कि वे अपने शासकों के खिलाफ और जनता के साथ एकजुट होकर खड़े होते हैं। ये खूबी एक और लेखक था जिसमें थी, उर्दू का, फैज अहमद फैज, और वो कॉन्टिनेंटल शायर है। जिस तरह से यहां टैगोर कॉन्टिनेंटल शायर है, शैली बड़ा शायर है, पूरी दुनिया में जाना जाता है, उसी तरह फैज अहमद फैज में भी ये ब्यूटी थी। साहित्य पढ़ते समय बार बार ये सवाल उठता है कि पार्टनर तेरी पॉलिटिक्स क्या है, लेखक की राजनीति क्या है, ये देखो। वहां आप राजनीति नहीं देखते। तुलसी पर जब हम बात करते हैं तो राजनीति देखते ही नहीं, सोचते ही नहीं है। टैगोर पर बात करते हैं तो पॉलिटिक्स सोचते ही नहीं है। शैली पर बात करते हैं तो पॉलिटिक्स की सोचते ही नहीं है। क्यों नहीं सोचते भाई आप? पहली चीज, आज के जमाने में, आधुनिक काल में, जब कभी भी साहित्य की किसी भी विधा पर बात होगी, किसी भी फॉर्म पर बात होगी, वो पॉलिटिक्स के बिना बात नहीं होगी। साहित्य और राजनीति का इंटीग्रेटेड रिलेशन है, ये हम जान लें। साहित्य राजनीति के बिना नहीं लिखा जाता। साहित्य में राजनीति वैसे ही होती है जैसे हम आटे में नमक।
नमक में आटे में नमक की तरह है। वो विचारधारा छिपी होती है उसकी, उसे निकालना होगा, उसे सामने रख के बात करनी होगी। आधुनिक काल जब आया तो आधुनिक काल के पहले के छिपी रहती थी, प्रच्छन्न होती थी, लेकिन आधुनिक काल के आने के बाद में राजनीति प्रत्यक्ष होने लगी, इसलिए सारे लेखकों ने एक पॉलिटिकल स्टैंड लिए। मध्यकाल में चूंकि राजनीति छुपी हुई होती थी, इसलिए उसे निकाल के देखना होगा कि तुलसीदास राजा के पक्ष में न लिख के राम के पक्ष में क्यों लिखा। इसलिए नहीं कि राम बहुत सुंदर चरित्र थे और राम का कथानक बहुत सुंदर था, जी नहीं, वो उन्होंने इसलिए लिखा कि उन्होंने राज सत्ता का विरोध करना था उनको। राजा की उपासना में लिखने से अच्छा है, राजा की प्रशंसा में लिखने से अच्छा है राम की प्रशंसा में लिखो। राजा की शरण में जाने से अच्छा है मंदिर जाओ, भगवान की शरण में जाओ। यही भक्ति आंदोलन के कवियों की धुरी थी और यही पॉलिटिक्स थी। इसलिए एक और चीज जो मैं आपसे शेयर करके और इससे मैं रोकूंगा, मैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। वो ये कि ये जो अभी जो हवा चली हुई है ना, इस्लाम विरोधी हवा चली हुई है देश में और मुसलमान विरोधी हवा चली हुई है। मैं अभी खाली इस हवा को देख रहा हूं, खाली फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि अभी हवा गई नहीं है। एक व्यक्ति थे सीएफ एंड्रयूज। सीएफ एंड्रयूज जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के बहुत अच्छे दोस्त थे और सीएफ एंड्रयूज ने और रविन्द्रनाथ के बीच में कुछ पत्राचार हुए। वो पत्राचार अवेलेबल हैं, वो छपे एक जमाने में मॉडर्न रिव्यू में। उसमें जो बात इंपॉर्टेंट ढंग से उन दोनों की बातचीत के बीच में निकल के आई, वो मैं उससे शेयर कर रहा हूं आपसे। उन दोनों के बीच की कॉमन चीज है ये, और आज के संदर्भ में वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो सीएफ एंड्रयूज ने लिखा कि बंगाल के नवजागरण पर बात करते हुए दोनों के बीच में जो बातचीत हुई, उसमें जो चीज निकल के आई, उन्होंने लिखा कि यूरोप में जो नवजागरण आया उसका, वो नवजागरण की धुरी है इस्लाम और उसका इंपैक्ट। यूरोप में नवजागरण आया, रेनेसा आया, वो रेनेसा कैसे आया? वो इस्लाम के प्रभाव से आया। इस्लाम की बेहतरीन चीजों के इंपैक्ट ने यूरोप में जो अंधकार था उस अंधकार को नष्ट किया। उनकी पंक्तियां कोट कर रहा हूं मैं। यूरोप में अरब सभ्यता और इस्लाम मत ने के आघात ने पश्चिम को अंधकार युग की बौद्धिक तंद्रा से चौंकाया, वो सचेत किया। इसके बाद यूनानी एवं लातिनी के सनातन साहित्य का उद्घाटन हुआ। ईसाई धर्म ग्रंथों को एक नया अर्थ प्रदान किया गया और इन दोनों ने साथ मिलकर पुनर्जागरण व सुधार को संपूर्ण किया। अनकोट। रविन्द्रनाथ टैगोर और सीएफ एंड्रयूज क्या डिस्कस कर रहे हैं कि यूरोप में जो नवजागरण आया वो किसके इंपैक्ट से आया? वो इंपैक्ट था किसका? अरब जगत का और इस्लाम जगत का, जिससे हमें नफरत करना सिखाया जा रहा है। और यूरोप के नवजागरण जो कि इस्लाम और अरब जगत से प्रभावित था, उस यूरोप के नवजागरण से भारत का नवजागरण प्रभावित था। बंगाल में जो नवजागरण की शुरुआत हुई, वो बंगाल का नवजागरण सीधे यूरोप के नवजागरण से प्रभावित था और इनडायरेक्टली वह इस्लाम के नवजागरण से भी प्रभावित था, इस्लाम के विचारों से प्रभावित था। क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे हम लोग? उस प्रभाव ने कौन सी चीज दी हमें? दो चीजें बहुत मूल्यवान दी, जैसे ये
सीएफ एंड्रूज और रविन्द्रनाथ टैगोर डिस्कस करके निकालते हैं अपने मंथन से, अपने पत्राचार के जरिए। उन्होंने कहा कि एक तो इसने बंगला जाति को सचेत किया, पहला काम तो यह किया। दूसरा काम यह किया कि उसने संस्कृत का पुनरुद्धार किया। सारा संस्कृत का साहित्य नए सिरे से उपलब्ध कराया गया। क्यों उपलब्ध कराया गया इसकी हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। और दूसरा बड़ा काम यह किया कि धार्मिक सुधारों का जन्म हुआ, जिसकी मैं पिछली बार चर्चा कर चुका हूं, जिसके कारण मनुष्य केंद्र में आया धर्म के, ईश्वर की बजाय मनुष्य को प्रतिष्ठित किया गया। वो भक्ति आंदोलन की परंपरा थी जिसमें भक्त भगवान से बड़ा था। और संस्कृत की तरफ क्यों ध्यान गया इनका? संस्कृत की तरफ इसलिए ध्यान गया कि लॉर्ड मैकाले ने सबसे पहले संस्कृत को टारगेट बनाया और संस्कृत को एक अप्रासंगिक क्षुद्र भाषा बताया। और यही वजह थी कि यहां सारे बंगला के नवजागरण के लोगों ने, और जो प्रिंट रेवोल्यूशन हुआ, प्रेस क्रांति हुई, उस प्रेस क्रांति के दौर में सबसे ज्यादा संस्कृत का साहित्य मुद्रित और पुनरुज्जीवित हुआ। और संस्कृत के ग्रंथों की व्याख्याओं को आधार बना के, संस्कृत के उद्धरणों को आधार बना के नवजागरण में पक्ष और विपक्ष में जमकर बहस हुई। जो सती प्रथा के पक्ष में थे वे भी पुराने ग्रंथों से प्रमाण ले रहे थे, और जो सती प्रथा के विरोधी थे वे भी पुराने ग्रंथों से ही प्रमाण ले रहे थे। यानी वहां आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल का जो सबसे बड़ा क्षेत्र था वो संस्कृत साहित्य ही था, पक्ष और विपक्ष दोनों में। और इस क्रम में संस्कृत का साहित्य एकदम पुनरुज्जीवित हो उठा। कोई नए आर्गुमेंट नहीं दिए जा रहे थे, कोई नए समाज के तर्क नहीं दिए जा रहे थे, पुराने तर्कों को लाकर बार बार अपने पक्ष और विपक्ष में लोग इस्तेमाल कर रहे थे। और इसने संस्कृत को एकदम पुनरुज्जीवित किया। एक और चीज थी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। लॉर्ड मैकाले ने 1835 में एक लेख लिखा है। उसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि जो उच्च शिक्षा का माध्यम वो तो अंग्रेजी हो सकती है, बाकी वो संस्कृत में वो क्षमता नहीं है। और संस्कृत को वो एकदम घृणा की नजर से देखते थे और बंगला को एक तुच्छ भाषा मानते थे। और यही वह जगह जहां से टर्न होता है नेशनलिटी का। बंगला जाति बंगला को तुच्छ भाषा के प्रत्युत्तर में एक समर्थ भाषा के तौर पर खड़ी करती है। राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, माइकल मधुसूदन दत्त, ये तमाम लोग एक सिरे से ये उत्तर तैयार करते हैं कि नहीं है, बंगला बहुत समर्थ भाषा है। यह बात दूसरी थी, उन्होंने बहुत राजा राममोहन नायर ने बहुत ही चतुरता के साथ में अंग्रेजी को भी रखा अपने साथ में, अंग्रेजी को छोड़ा नहीं। लेकिन वो संस्कृत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, वे बंगला को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। और ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने आधुनिक बंगला का निर्माण किया। लड़ाई किससे थी? लड़ाई थी लॉर्ड मैकाले से और उसके दृष्टिकोण से। और लॉर्ड मैकाले कौन था? ब्रिटिश साम्राज्यवाद का आइडियोलॉग। ये ट्रेडिशन विरासत में मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जब लिखना शुरू किया तो बंगला में बहुत ताकतवर लोग पैदा हो चुके थे, लेकिन बंगला की पहचान बनी तब जब रविन्द्रनाथ पैदा हुए और रविन्द्रनाथ ने लिखा। रविन्द्रनाथ के बिना बंगला में जान नहीं आती। बंगला का अपना जो पूरा यौवन है, पूरी शक्ति है, ऊर्जा है जो दिखाई देती है, जिसका विकास हो, जैसे हिंदी में कहते हैं ना, हिंदी में प्रेमचंद के बिना हिंदी हिंदी नहीं है। प्रेमचंद के उपन्यासों ने हिंदी को पहचान दी, हिंदी के उपन्यास को पहचान दी। उसी तरह रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता ने और रविन्द्रनाथ के साहित्य ने बंगला जाति को पहचान दी। इसीलिए निराला ने लिखा था कि रविन्द्रनाथ टैगोर क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य के सूर्य हैं। और बंगला साहित्य और बंगला भाषा जो है वो पद्म कमल है। ये जो सूर्य की जो उपमा थी और वो रविंद्र कविता कानन का जो मूल्यांकन था, वो अगर हमारी आलोचना के केंद्र में आ जाता, जो रविन्द्रनाथ टैगोर का जो निराला ने लिखा था,
तो हिंदी साहित्य का मुझे लगता है कि खासतौर पर आलोचना का पैराडाइम एकदम अलग होता। तो मेरा जो सबसे बड़ा रविन्द्रनाथ के जन्मदिन पर जो एक तरह से ट्रिब्यूट हो सकती है रविन्द्रनाथ के लिए, वो यही हो सकती है कि जो कि रविन्द्रनाथ ने किया, अपनी भाषा से प्यार, अपने धर्म से भी प्यार। रविन्द्रनाथ को धर्म बहुत प्रिय था। मैं फेसबुक पे लगाऊंगा एक छोटा सा पीस। वो धर्म को बहुत प्यार करते थे, लेकिन धर्म को ये तमाम किस्म की जो धार्मिकताएं और पाखंड है उनसे अलग करके देखते थे। रविन्द्रनाथ के जीवन में धर्म संबंधी दृष्टिकोण वह है जो उपनिषदों में है। रविन्द्रनाथ के निबंधों की भाषा में उपनिषदों की भाषा बड़ी इंटीग्रेटेड ढंग से गुथी हुई है। हमारे यहां मुश्किल क्या हुई है कि जिस पे सोचने की जरूरत है, आखिरी सवाल है ये मेरा, मतलब हिंदी वालों के लिए, क्योंकि जो हिंदी के ठेकेदार हैं, हम तो ठेकेदार हैं नहीं भाई, हम तो नौकर लोग हैं, मास्टर लोग हैं, नौकर लोग हैं और नागरिक हैं, हम आलोचक नहीं हैं। सिर्फ सोचें, सिर्फ सोचें, आधुनिक काल में जब उपन्यास साहित्य का विकास हुआ तो बंगला के उपन्यासकारों ने जमकर हिंदी ऊपर लिखे उपन्यास। अधिकतर ऐतिहासिक उपन्यास जो बंगला में लिखे गए वे हिंदी के रजवाड़ों पर लिखे गए। हिंदी के जीवन की जितनी गहरी पड़ताल बंगला के साहित्यकारों ने की है, मेरा प्रश्न यह है कि क्या बंगला के जीवन की उतनी गहरी पड़ताल हिंदी के लेखकों ने की है? मैं 28-29 साल कलकत्ते में रहा। मैंने ये चीज बहुत शिद्दत के साथ महसूस की कि कलकत्ता आने वाले जो लेखक थे वे बंगाल के बारे में लिखते नहीं थे। बाहर जाके भाषण देने आते थे, मजदूरी लेते थे अपनी, लेकिन बंगला के बारे में, बंगला के जीवन के बारे में, बंगाल के जीवन के बारे में उन्होंने कभी नहीं लिखा। पुराने लोगों में एकमात्र प्रेमचंद के एक उपन्यास, वो गवन में उसका रेफरेंस जरूर मिलता है बंगाल का। मेरे लिए चिंता की बात है ये। हिंदी का जन्म और हिंदी का विकास कलकत्ते में हुआ, जिसे आधुनिक हिंदी कहते हैं हम, जिसे आधुनिक प्रेस कहते हैं हम हिंदी का। लेकिन मजेदार बात यह है कि बंगाल के ऊपर नहीं लिखा गया हिंदी में। और तो और हिंदी में जो कहानियां लिखी गई हैं, जो चरित्र भी आते हैं, कथानक आते हैं, उन कथानकों में जो बंगाली जाति की कथानक हैं उनमें बंगाली पात्र कभी बंगला नहीं बोलते। बंगला के लेखकों के यहां अगर उनकी कहानी उपन्यास में हिंदी का पात्र दाखिल होता है तो वो हिंदी बोलता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने हिंदी से सीखा। रविन्द्रनाथ टैगोर पर हिंदी के लेखन का, साहित्य का बहुत गहरा असर था। मैं अपने विद्यार्थियों से कहता रहा हूं, आपसे भी मैं कह रहा हूं ये बात। जो वैष्णव संप्रदाय के कवि थे हिंदी के, उनका रविन्द्रनाथ पर गहरा असर था, और खासतौर पर नानक का तो और भी गहरा असर था। कबीर का गहरा असर था उनके ऊपर, उनकी कविताओं में मिलता है वो। और हमारे यहां ये एक्सचेंज क्यों बंद हो गया? हमारे यहां कोई असर क्यों नहीं है? हमारे यहां थोड़े दिन बहस चली छायावाद के समय पे कि कौन किस बंगला की कवि से प्रभावित है, किसने कहा कौन सी कविता बंगला की हिंदी में ट्रांसलेट कर दी अपने नाम से। यह थोड़ी सी बहस चली, लेकिन हमारे यहां मालूम ही नहीं है लोगों को बंगला में क्या हो रहा है। हिंदी वालों को रविन्द्रनाथ की जयंती मनाएंगे, रविन्द्रनाथ पर बात करेंगे और बंगाली समाज को खोलकर नहीं देखेंगे, बंगाली समाज से सीखेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, बंगाली समाज पर लिखेंगे नहीं। कैसे संभव है? कैसा देश बनेगा? मैं उदाहरण दे रहा हूं कैसे इंटीग्रेशन होता है। रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कहानी है स्त्री का पत्र, वो इंटरनेट पर है, हिंदी समय .com में है, वो
पूरी कहानी और भी कहीं मिल जाएगी आपको। आप मेरे कहने से उस कहानी को एक बार पढ़िएगा, स्त्री का पत्र। बहुत ही मार्मिक और बहुत शानदार कहानी है, आप एक बार पढ़ेंगे तो हिल जाएगा आपका मन। रविन्द्रनाथ स्त्री की मुक्ति के लिए कहां देखते हैं, यह देखिएगा खाली बस उसमें उनके पास में ऑप्शन क्या है। रविन्द्रनाथ स्त्री की मुक्ति के लिए राजा मीरा की तरफ देखते हैं। उन्हें स्त्री मुक्ति के सूत्र मीरा में दिखाई देते हैं और उनकी जो नायिका है उसके लिए वो मार्ग वह सजेस्ट करते हैं। हमारे यहां तो एक्सचेंज ही बंद है, लंबे समय से एक्सचेंज बंद है। रविन्द्रनाथ की जयंती मनाई जाएगी तो रविन्द्रनाथ की जयंती मनाते समय, रविन्द्रनाथ पर बात करते समय यह प्रश्न तो उठेगा कि बंगला के साथ आपका एक्सचेंज कितना है। हमारे यहां हिंदी में बंगला के लेखक खूब बिकते हैं, बंगला का खूब अनुवाद है। हिंदी का अनुवाद उतना नहीं है बंगला में, इधर बंगला में ये परेशानी आई, लेकिन बंगला के लेखकों ने तो हिंदी भाषियों पर सबसे अधिक लिखा है। प्रमुख विषय हिंदी भाषी उनके, हिंदी भाषी क्षेत्र में सबसे अधिक लिखा है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर अपने लिए सबसे बेहतर टूल्स, उपकरण उनको कविता के कहां मिलते हैं, हिंदी के कवियों के यहां। रविन्द्रनाथ बचपन में जिन दो कवियों को पढ़ के बड़े हुए, 11 या 12 या 13 साल की उम्र थी उस समय उनकी मात्र, वो दो कवि कौन से थे जानते हैं? चंडीदास और विद्यापति, जिनका उनके ऊपर गहरा असर था। बाद में जिन कवियों ने उनको सबसे ज्यादा प्रभावित किया वे थे वैष्णव सांप्रदायिक कवि और खासतौर भक्ति आंदोलन के कवि। और हमारे यहां सवाल नहीं उठेगा, हमारे यहां क्यों नहीं प्रभावित हुए लोग? ऐसी क्या बात हुई, कलकत्ता से चल के गाड़ी दिल्ली तक आती है लेकिन कलकत्ता से चल के साहित्य का प्रभाव दिल्ली तक नहीं आता? कोई तो चीज है, सीखें हम लोग। रविन्द्रनाथ को एक चीज व्यथित करती थी जिसकी वजह से वो दुखी थे। जब वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब पहली बार लंदन गए, और जब पहली बार लंदन गए वे, तो लंदन जाने के बाद में उन्होंने अपनी कविताओं का ट्रांसलेशन करके उन्होंने अंग्रेजी के लोगों को सुनाया। एंड्रूज ने लिखा है उस पर। तो जब उन्होंने सुनाया तो रविन्द्रनाथ बड़े इस बात से बहुत दुखी थे, क्योंकि जो अंग्रेजी के लोग थे वो इतनी लालित्यपूर्ण भाषा के अभ्यस्त नहीं थे। तो रविन्द्रनाथ ने अपना पूरा अनुवाद का स्ट्रक्चर उस भाषा के अनुरूप बनाया जिस भाषा वो पेश कर रहे थे, और रविन्द्रनाथ बड़े दुखी थे इसको पेश करते हुए। और उन्हें डर था कि पता नहीं लोगों को पसंद आए कि ना आए, लेकिन वो हिट कर गए। जब तक वो लंदन नहीं गए थे तब तक रविन्द्रनाथ को राष्ट्रीय समस्याएं और राष्ट्रीय चेतना के सवाल परेशान किए हुए थे। लेकिन जब पहली बार विदेश गए और विदेश जाके जब उन्होंने देखा तो उन्हें साम्राज्यवाद का जो बर्बर रूप था वो और भी ज्यादा उग्र रूप में दिखाई दिया, और नस्ल भेद के सवाल और ज्यादा उग्र रूप में दिखाई दिए। तो वो इन सवालों से जूझने लगे, और साहित्य में वो सवाल आने लगे, उनके निबंधों में आने लगे, कहानियों में आने लगे, उनकी कविताओं में आने लगे। रविन्द्रनाथ किस तरह का कवि है? वो प्रकृति का कवि तो है, उसने स्त्री पर भी बड़ी सुंदर बढ़िया कविताएं लिखी हैं। वो बहुत सुंदर बढ़िया पेंटर भी थे, उन्होंने बहुत लंबे समय तक पेंटिंग की। एक प्रसंग है जिसको मैं शेयर करके ये बात खत्म करूंगा। मैं प्रसंग ये है कि रविन्द्रनाथ टैगोर अपने चित्र बनाते थे, तो चित्र बना के वो ले जाते थे नंदलाल बोस के पास। तो नंदलाल बोस बहुत बड़े पेंटर थे, तो नंदलाल बोस जब उनके चित्र देखते थे तो चित्र देख के उन्होंने देखा कि रविन्द्रनाथ टैगोर की जो नायिकाएं हैं चित्रों में, उन नायिकाओं की हाथ बंधे होते थे। तो नंदलाल बोस ने उनसे पूछा
रविन्द्रनाथ से कि भाई तुम चित्र सब ठीक बनाते हो, लेकिन ये नायिकाओं की मुट्ठियां बंद क्यों रहती हैं? तो रविन्द्रनाथ ने क्या कहा, वो बहुत बहुत मूल्यवान है। रविन्द्रनाथ ने कहा कि मैंने असल में देखा ही नहीं है कि औरतें जब खड़ी होती हैं तो उनकी मुट्ठियां खोली होती हैं बंद, में देखा ही नहीं है, तो मैं लिखूं कैसे, इसे चित्रित कैसे करूं, इसे आंकूंगा कैसे? नंदराज बोस इससे बहुत प्रभावित हुए इस बात से। लिखा वही जाना चाहिए, आंका वही जाना चाहिए जो आपने देखा है। जो चीज आपने देखी नहीं है उसे लिखिए मत, और जो देखा है उसे लिखने से छोड़िए मत। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए जो बड़ी चीज थी वो था यथार्थ, और उससे भी बड़ी चीज थी जो उन्हें, जब वो फिलॉसफी में आने लगे और दूसरी चीजों से टकराने लगे, उपनिषद की तरफ जाने लगे, तो वह था सत्य। यथार्थ और सत्य, इन दो चीजों का अद्भुत संगम उनकी कविता, उनके निबंध, उनकी कहानियां, उनके पूरे दृष्टिकोण में मिलता है। और उसके केंद्र में सिर्फ दो ही चीजें हैं, या तो प्रकृति है या स्त्री है। उन्होंने सबसे अच्छी कविताएं उन्होंने लिखा कि जब मैं पहली बार, मुझे जीवन दिखाई दी, कहां रहता है जीवन? लोग जाते हैं ना कविता लिखने के लिए विदेश, एकांतवास के लिए जंगल में जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं। एंड्रूज ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लिखी है। हाँ, एंड्रूज ने जो लिखा है वो बहुत बताना बहुत जरूरी है, बहुत मजेदार है वो। एंड्रूज ने लिखा है, रविन्द्रनाथ को कविता में कैसे रोमांटिसिज्म आया और कैसे कविता में उनको जीवन मिला, उसका खुद उन्होंने एंड्रूज को चिट्ठी लेके जिक्र किया है। वो पोर्शन पढ़ रहा हूं मैं। कोट, रविन्द्रनाथ लिख रहे हैं, वह प्रातः काल था, से सूर्योदय ध्यान से देख रहा था। एकदम एक पर्दा हटाया गया और सारी वस्तुएं प्रकाशमय हो उठी। सारा दृश्य एक सर्वांग सुंदर संगीत था, एक आश्चर्यजनक लय एवं गति का मिलाप। सड़क पर बने मकान, नीचे चलने फिरने वाले मनुष्य, खेल कूद में लगे छोटे बच्चे, सभी एक प्रकाशमय पूर्ण के अंग प्रतीत होते थे, अकथनीय आभामय। यह एक दृश्य 7-8 दिन तक बना रहा। हर कोई, वे भी जो कभी मुझे भार थे, आज मेरे दृष्टिपथ में अपने व्यक्तित्व के बाह्य आवरण और पर्दे को खो रहे थे। जो रियलिटी देख रहे थे अपने इर्द गिर्द की, उसको वो एकदम हजम कर रहे थे और लिख रहे थे। और मैं आनंदमय था, प्रेममय था, प्रत्येक प्राणी के लिए, हीन से हीन वस्तु के लिए। साधारण किस्म के लोग थे जिनको वो अपनी खिड़की से देख रहे थे। तब मैं, उस समय किसी ने कहा होगा कि अरे यहां जो नेचर है, जो तुम्हें 8 दिन दिखाई दी है, उससे तो बढ़िया नेचर तुम्हें, प्रकृति तुम्हें हिमालय पर मिलेगी। तुम हिमालय जाओ, वहां तो और भी बढ़िया दृश्य मिलेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर हिमालय चले गए। क्या हुआ रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ, सुनिए। तब मैं हिमालय गया और वहां उसकी खोज की और मैंने उसे खो दिया। उसी में आगे लिखते हैं वो, फ्री स्कूल लेन की वह प्रातः काल उन पहली वस्तुओं में थी जिन्होंने मुझे अंतर्दर्शन दिया, और अपनी कविताओं में उसी की अभिव्यक्ति करने की मैंने चेष्टा की है। तभी से मैंने यह पाया कि यही मेरा लक्ष्य था, जीवन की पूर्णता को उसके सौंदर्य में बताना, और यही भी कि यही पूर्णत्व है। आवश्यक केवल यही है कि पर्दा हटा दिया जाए। यथार्थ को जानने के लिए, प्रकृति को जानने के लिए हिमालय जाने की जरूरत नहीं है।
रविन्द्रनाथ हिमालय गए थे तो जो अपने घर के नीचे शहर में जो देखा वो भी यथार्थ आंख गया। बड़े हताश और निराश होकर रविन्द्रनाथ हिमालय से लौटे थे। रविन्द्रनाथ ने जो बात कही वो क्या है? एक लेखक के लिए, एक नागरिक के लिए, एक लोकतंत्र के लिए सिर्फ एक चीज, ये जो पर्दा पड़ा हुआ है ना सामने, ये पर्दा हटा दिया जाए। हम लोग, आप लोग क्या काम कर सकते हैं? सिर्फ पर्दा हटाने का काम कर सकते हैं, जिससे हम यथार्थ को देख सकें, उसे महसूस कर सकें, उसे जी सकें। उससे एस्केप करके कहीं सुंदर यथार्थ आपको नहीं मिलेगा। इसी उर्व जहां ये गरीब हीन मनुष्य रहते हैं या गंदे मैले कुचले लोग रहते हैं, उनको देखकर रविन्द्रनाथ ने अपनी कविताएं लिखी थीं। उन्होंने सुंदर सजीले पर्वतों में रह के कविताएं नहीं लिखी थीं। कहां मिलेगा यथार्थ? गंदी मजदूर बस्तियों में। वो गंदी मजदूर बस्तियों को देख के रविन्द्रनाथ को कविता की प्रेरणा मिली और यथार्थ मिला। और रविन्द्रनाथ ने सिर्फ इतनी सी बात लिखी कि कवि का काम सिर्फ इतना है कि वो पर्दा हटा दे, खाली सब कुछ एकदम नग्न आंखों से देखे और पूरे नग्न यथार्थ का चित्रण करे और काव्यात्मक चित्रण करे। और यही हमारे आपकी प्रेरणा का आधार भी है। इसीलिए रविन्द्रनाथ हमें अच्छा भी लगता है। रविन्द्रनाथ इसलिए अच्छा नहीं लगता कि उसने बहुत रोमांटिक कविताएं लिखी हैं, नहीं, रोमांटिक कविताएं तो एक छोटा सा एस्पेक्ट है, समय नहीं है, नहीं तो उस पर भी बात कभी होगी। लेकिन फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अभी जरूरत किस बात की है कि अभी जो पर्दादारी हो रही है, इस पर्दादारी को हटाओ। पर्दे जो डाले जा रहे हैं सच को ढकने के लिए, इन पर्दों को हटाओ और रविन्द्रनाथ को श्रद्धांजलि दो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।